फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स हम लोग लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिए थे। यस और नो? यस सर। चलो नेक्स्ट है हम लोग का सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स का भी तुम लोग को बता चुके थे ना, एक उसका एक्सप्रेशन कैसे यस निकालते सर। हैं हम लोग। सर सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स में हम लोग कैसे निकाले थे, ये बताना। सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स का जो एक्सप्रेशन था इंटीग्रेटेड रेट लॉ करके हम लोग निकाले थे, तो ये क्या था, 1/ct इज इक्वल टू 1/c0 प्लस और KT। प्लस KT। ठीक है, कोई दिक्कत? यही था ना? यस सर। चलो ठीक है। अब यहाँ पे देखना, इसमें सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स में ना हम लोग एक स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की बात करते हैं। इसी में एक आता है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का मतलब क्या हुआ कि ये एक्चुअली, स्यूडो मतलब क्या होता है, फॉल्स। तो वहां पे एक्चुअली दो रिएक्टेंट इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। लेकिन एक रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होगा ना, इतना ज्यादा प्रेजेंट होगा ना कि उसके कंसंट्रेशन में चेंज होगा भी तो उससे रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो उस टाइप के रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर तुम लोग पढ़े हो। ईस्टर का जब हाइड्रोलिसिस हम लोग करते हैं, स्टेरिफिकेशन रिएक्शन में एक रिएक्शन पढ़े होगे तुम लोग, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर पढ़े हो। ये क्लास 10th में भी था शायद। CH3 जैसे ये एस्टर है ना, इसका जब हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं हम लोग एसिडिक मीडियम में, तो प्रोडक्ट क्या बनता है? CH3COOH। हाँ, CH3COOH। एक एसिड मिल जाएगा हमको कार्बोक्सिलिक एसिड, और दूसरा क्या मिल जाएगा हमको, अल्कोहल मिल जाएगा C2H5OH। ये होता है। बोलो, ये वाला रिएक्शन तुम लोग पढ़े हो ना 10th में। यस। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर बोलते हैं, ये एसिडिक मीडियम में हो रहा है। तो यहाँ पे एक्चुअली देखोगे ना, जब इसका रेट लिखा जाता है तो रेट में एक्चुअली जो है ना, रेट ला एक्सप्रेशन जब लिखते हैं तो यहाँ पे CH3COO C2H5, ठीक है। यहाँ पे इसके रेस्पेक्ट में ऑर्डर 1 है और H2O के रेस्पेक्ट में भी ऑर्डर 1 है। लेकिन यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है, ये एक स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है। इसलिए बोल रहे हैं हम लोग ऐसा, क्योंकि ऑर्डर अभी अगर हम लोग देखें तो इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स होना चाहिए ये। क्योंकि ओवरऑल सम जो आ रहा है यहाँ पे, रिएक्टेंट दो इन्वॉल्व है और दोनों पे पावर क्या है, 1 है। तो ऑर्डर क्या आना चाहिए था, थ्योरेटिकली अगर हम लोग बात करें तो 2 आना चाहिए था, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। बोलो यस और नो। यस सर। बट एक्चुअली ये एक स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है यहाँ, इसलिए हम लोग बोलते हैं क्योंकि कि H2O जो है ना यहाँ पे, ये एक सॉल्वेंट की तरह काम कर रहा है इस रिएक्शन में। वाटर जो है ना, ये किसकी तरह एक्ट करता है, सॉल्वेंट की तरह। ठीक है, 1 मिनट रुकना तो। आवाज आ रहा है? यस सर। हेलो। चलो अब देखो, H2O जो है ना यहाँ पे एक सॉल्वेंट की तरह काम करता है। सॉल्वेंट की तरह काम कर रहा है, इसका मतलब इसका कंसंट्रेशन इतना ज्यादा है कि हम लोग इसके कंसंट्रेशन में अगर थोड़ा बहुत चेंज भी हो रहा होगा ना, तो ये बहुत एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है। ठीक है, H2O का कंसंट्रेशन क्या है, एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है। तो इसमें थोड़ा बहुत चेंज भी हो रहा होगा तो उससे रिएक्शन के रेट पे फर्क पड़ेगा क्या, ये बताओ। प्रेजेंट इन एक्सेस अमाउंट, अगर कोई भी रिएक्टेंट तुम्हारा बहुत ही ज्यादा लार्ज अमाउंट में दूसरे रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में, अगर वो एक्सेस क्वांटिटी में प्रेजेंट है, तो उसमें थोड़ा बहुत माइनर चेंजेस भी आ रहा होगा उसके कंसेंट्रेशन में, तो वो उसके रेस्पेक्ट में क्या होगा, उसको तो हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे ना। अगर थोड़ा बहुत चेंज हो भी रहा होगा तो क्या होगा, उसमें चेंजेस हम लोग क्या बोल देंगे, बिल्कुल नेग्लिजिबल होगा या नहीं। यस यस सर। और नो? यस। तो वही वाला केस यहाँ पे है कि H2O बहुत सॉल्वेंट की तरह एक्ट कर रहा है, और सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन जो है ना, एज कम्पेयर टू हमारा जो एस्टर है, उसके कंपैरिजन में उसका कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। तो उसमें सॉल्वेंट का थोड़ा अमाउंट अगर मान लो रिएक्ट भी कर रहा होगा,
ठीक है, H2O रिएक्ट कंज्यूम भी हो रहा होगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वो बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस टाइप का अगर कहीं पे रिएक्शन तुमको दिया रहेगा ना, जहाँ पे कि एक रिएक्टेंट क्या है कि बहुत ही एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है, तो अगर वो एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट हो गया, इसका मतलब उसके कंसेंट्रेशन चेंज, वो मतलब उस रिएक्टेंट के कंसेंट्रेशन में अगर चेंज आ भी रहा होगा तो वो रिएक्शन के रेट को इम्पैक्ट नहीं कर रहा है। तो मेनली इस रिएक्शन में रिएक्शन का रेट किसके अकॉर्डिंग इम्पैक्ट हो रहा होगा, बताओ किसके किसके बेसिस पे इम्पैक्ट हो रहा होगा? सिर्फ और सिर्फ ये H2. इथाइल इथाइल इथानोइड जो लिए हैं इसी के बेसिस पे ये रिएक्शन का रेट चेंज हो रहा होगा ना। Yes. ये जो एस्टर है वो वाटर तो सॉल्वेंट है, बहुत लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट है, तो उसमें थोड़ा बहुत चेंज हो रहा होगा तो वो रिएक्शन के रेट को इम्पैक्ट नहीं करेगा। तो इसलिए यहाँ पे एक्चुअली है तो ओरिजिनल दो रिएक्टेंट इन्वॉल्व, बट यहाँ पे मेनली जो रिएक्शन का रेट इम्पैक्ट हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ एक रिएक्टेंट की वजह से ही हो रहा है। तो इसलिए इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। मतलब टोटली ये फर्स्ट ऑर्डर नहीं है, हम लोग पूरा कंप्लीटली फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स नहीं बोल सकते हैं। ये मतलब है तो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स थ्योरेटिकली, बट ये बिहेव किसकी तरह कर रहा है? बोलो, बिहेव किसकी तरह First कर रहा order. है? ये फर्स्ट ऑर्डर, इसलिए इसको एक स्पेशल नाम से बोला जाता है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। बात समझ में आ गया? स्यूडो टर्म क्यों यूज कर रहे हैं, समझ आया या नहीं तुम लोग को? Yes. तो स्यूडो हम लोग वहां पे यूज करेंगे जहां पे मान लो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स होगा थ्योरेटिकली, बट एक रिएक्टेंट जो है अगर बहुत ही लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होगा तो फिर हम लोग वहां पे उसको स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स बोल सकते हैं। जैसे सुक्रोज का भी जब हाइड्रोलिसिस कराते हैं हम लोग, ठीक है, C12H22O11 और प्लस H2O, तो इसका भी जब हाइड्रोलिसिस करते हैं ना हम लोग, C6H12O6, एक ग्लूकोज होता है एक फ्रुक्टोज आता है। ठीक है, दोनों का फॉर्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट स्ट्रक्चर में डिफरेंट होता है। तो यहाँ भी एक्चुअली ये एक स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है ना, C12H22, क्योंकि वाटर जो है यहाँ पे किसकी तरह बिहेव कर रहा है? एक सॉल्वेंट की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो सॉल्वेंट है, बहुत ही एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है, तो यहाँ भी मेनली जो रिएक्शन का रेट गवर्न होगा वो सिर्फ और सिर्फ ये केन शुगर के बेसिस पे होता है। ठीक है, तो इसलिए इसको भी हम लोग स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स बोलते हैं। समझ आया मतलब? यस और नो? Yes, sir. चलो ठीक है। सर ये सेकंड वाला रिएक्शन थियोरेटिकली सेकंड ऑर्डर कैसे है? क्यों नहीं है? सेकंड ऑर्डर है ना, दोनों के रेस्पेक्ट में अगर ऑर्डर 1 1 है तो ओवरऑल जब ऑर्डर ऐड करोगे तो वो क्या होता है? सम जब सम करोगे ऑर्डर का, सम तो 2 आ रहा है ना थ्योरेटिकली। यस सर। तो लेकिन जब प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया गया तो प्रैक्टिकली ये देखा गया है कि ये सारा सेकंड ऑर्डर की तरह बिहेव नहीं कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ किसके कंसेंट्रेशन पे ये डिपेंड कर रहा है? ये शुगर के कंसेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, वाटर के कंसेंट्रेशन पे ये डिपेंड नहीं कर रहा है। तो इसलिए इसको स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स बोला जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत? यस और नो? नो। चलो लिख लो इसको एग्जांपल्स, ध्यान रखना इसको, बस टर्म यूज होता है कहीं कहीं, बहुत जगह दिया रहेगा स्यूडो। हो गया? Yes. आवाज आ रहा है या नहीं है सबको आवाज? आ रहा Yes. है। आ रहा है sir. चलो चलो ठीक है, ये हो गया स्यूडो फर्स्ट। तो हम लोग सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स कर चुके हैं। अब एक्चुअली एक हम लोग जनरलाइज्ड इक्वेशन निकाल लेते हैं। अगर nth ऑर्डर कोई भी ऑर्डर दिया रहेगा तो उसके लिए हम लोग कैसे एक्सप्रेशन निकालेंगे? ठीक है, तो हम लोग हाफ लाइफ कैलकुलेशन कर रहे हैं, उसका हाफ लाइफ का भी एक्सप्रेशन निकालेंगे। ठीक है, फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, अगर फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर मान लो थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसे कुछ भी दे दिया है, nth ऑर्डर के लिए हम लोग बेसिकली एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं। जैसे मान लो एक सिंपल सा रिएक्शन ले रहे हैं, ए से ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, और इसका ऑर्डर जो है n है, तो हम लोग इसके लिए रेट लॉ क्या लिख सकते हैं? रेट इज इक्वल टू माइनस डी ए अपॉन डी टी। ठीक है,
इज इक्वल टू रेट लॉ एक्सप्रेशन हम लोग क्या लिखते हैं, k इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ ए पे पावर n लिख सकते हैं, nth ऑर्डर है तो। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं, इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करेंगे, ये a को हम लोग यहाँ पे ले आए, a टू द पावर ये n, और dt को उस साइड भेज दिए माइनस k dt को, ठीक है, तो ये इधर चला गया। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं, t इक्वल टू 0 है तो इसका कंसेंट्रेशन कुछ a नॉट है, t इक्वल टू t है तो यहाँ पे कंसेंट्रेशन कुछ at है। चलो अब इसका इंटीग्रेशन बताओ, तो 1 बाय a पे पावर n और d है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा बताओ। अरे ये इंटीग्रेशन तुम लोग पढ़े होगा ना, 1 बाय एक्स टू द पावर n और dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है। अरे इसको कन्वर्ट कर लो। पावर माइनस n प्लस वन बाई माइनस n प्लस वन। हाँ, इसको हम लोग लिखते हैं ना माइनस एन प्लस वन, ये क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर माइनस एन प्लस वन और डिवाइडेड बाय माइनस एन प्लस वन, यही तो होता है, नहीं पढ़े हो। बेसिक इंटीग्रेशन में पढ़ाया गया होगा ना, ये चीज तो बताया गया होगा तुम लोगों को। यस और नो बोलो जल्दी। Yes, sir. Yes. Yes, चलो sir. तो यहाँ x के जगह पे क्या है, a है बस, तो उसी तरह x के जगह पे सिर्फ a रिप्लेस हो जाएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a पे पावर माइनस एन प्लस वन डिवाइडेड बाय माइनस एन प्लस वन, और लिमिट हमको पुट करना है, ये ध्यान रखना, लिमिट वी हैव टू पुट फ्रॉम a नॉट से a t, और इधर हो गया माइनस के टी ही हो जाएगा लिमिट पुट करोगे तो। अब यहाँ पे देखो, अब एक बार एटी पुट करो, एक बार ए नॉट पुट करो, क्योंकि यहाँ पे आगे माइनस साइन है, ठीक है, माइनस एन प्लस वन, तो इसको सिंप्लीफाई करके हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। देखो एक बार एटी पुट कर रहे हैं तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 बाय एटी पे पावर एन माइनस वन और माइनस 1 बाय ए नॉट पे पावर एन माइनस वन इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू के टी। बात समझ रहे हो क्या किए हम, माइनस एन हाँ। प्लस वन को हम लोग उस साइड भेज दिया, ठीक है, और आगे उधर माइनस साइन था, तो माइनस एन प्लस वन वो माइनस साइन से मल्टीप्लाई होके क्या बन गया, एन माइनस वन बन गया। यस और नो, समझ आ रहा है बात क्या बोल रहे हैं, क्योंकि वो तो एन Yes. माइनस एन प्लस वन वो तो कॉमन आ जाएगा ना दोनों में जब रेशियो लोगे तो, इसलिए उस साइड हम लोग उसको मल्टीप्लाई कर दिए, तो वहां पे ऑलरेडी आगे माइनस साइन था तो साइन चेंज हो गया उसका, है ना। और इधर क्या बच गया, एक बार हम लोग 80 पुट किए तो 80 पुट किए इसमें, तो 80 पुट करोगे माइनस एन प्लस वन, तो उसको नीचे ले जाओगे तो 1 बाय 80 पे पावर एन माइनस वन हो जाएगा, फिर उसमें सब्ट्रैक्ट कर दिए 1 बाय एन नॉट पे पावर एन माइनस। कोई दिक्कत है इसमें किसी को, देख लो एक बार, कोई दिक्कत है तो बताओ। सिंप्लीफिकेशन जस्ट किए हैं हम, और कुछ नहीं, एक बार अच्छे से देख लो समझ आ जाएगा। तो इसको हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 1 बाय 80 पे पावर एन माइनस वन दैट इज इक्वल टू 1 बाय, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग 80 पे पावर एन माइनस वन को डायरेक्टली, क्योंकि 1 पे पावर कुछ भी करोगे तो वो तो 1 ही रहेगा, तो 1 पे पावर या 1 बाय 80 है यहाँ पे, कंसंट्रेशन है टाइम टी, और इस पे होल पावर कर दिया हम लोग एन माइनस वन, और इधर क्या हो गया 1 बाय, यहाँ नीचे ए नॉट है, और इस पे होल पावर हम लोग कर दिए एन माइनस वन, और ये प्लस एन माइनस वन के टी। देख लो कोई डाउट है किसी को, ये हमारा एक्सप्रेशन किसके लिए आ गया, nth ऑर्डर के लिए। कोई भी nth ऑर्डर अगर रिएक्शन हमको दिया है तो इसमें n का वैल्यू जस्ट सब्स्टिट्यूट करो और देखो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा तुम लोगों को। कोई दिक्कत, No. हेलो। No. सिंप्लीफिकेशन किए हैं जस्ट, और कुछ नहीं, कुछ नया चीज हम नहीं कर रहे हैं, ये सब तुम लोग ऑलरेडी पढ़े हो, लिमिट पुट करने ये सब तो सिंप्लीफाई करोगे तो ये देखो इसी फॉर्म में आ जाएगा। आ रहा है या नहीं, Yes. चलो अब ये nth ऑर्डर का हमको एक्सप्रेशन पता चल चुका है, अब इस nth ऑर्डर के लिए हम लोग हाफ लाइफ कैलकुलेट कर सकते हैं क्या।
हाफ लाइफ समझ रहे हो ना क्या बोल रहे हैं? हाफ लाइफ, इस nth ऑर्डर के लिए हमको हाफ लाइफ निकालना है। तो हाफ लाइफ में सिर्फ क्या बोला गया तुमको, अगर हाफ लाइफ टी हाफ तुमको कैलकुलेट करना है nth ऑर्डर का, तो हाफ लाइफ में सिर्फ एक चीज तुमको पुट करना है, 80 की जगह क्या पुट कर दोगे, ए A नॉट naught by बाय 2. 2। 80 की जगह ए नॉट बाय 2 पुट कर दो, बस सब्सटीट्यूट करके देखो तो क्या आ रहा है। और टी हाफ का हमको एक्सप्रेशन निकालना है, तो यहाँ देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/80। 80 के जगह पे हम लोग ए नॉट बाय 2 पुट कर दिए, और इस पे पावर है n-1, और इधर हो गया -1/, ए नॉट पे पावर n-1, ये उतना ही है, और इस साइड है n-1 kT। इसको अब सिंप्लीफाई करो, ठीक है, और ये जो टी निकल रहा है यही हमारा टी हाफ है। अब इसको सिंप्लीफाई करके हम लिख रहे हैं, तुम लोग सिंप्लीफाई करना, देखना ये आ रहा है कि नहीं। सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 2 टू द पावर n-1, और इसमें ओवरऑल -1, और नीचे आएगा तुम्हारा ए नॉट पे पावर n-1, और इधर हो गया n-1 इंटू के। देखो यही सेम एक्सप्रेशन तुम लोग का आ रहा है, यानी तुम लोग सिंप्लीफाई करके लिखना और इससे मैच करो। सिंप्लीफाई करने के बाद ये टी हाफ का एक्सप्रेशन आ रहा है यानी। Yes, sir. यही आ गया, देख लो एक बार। 2 टू द पावर n-1, उसमें होल -1 डिवाइडेड बाय ए नॉट पे पावर n-1 इंटू n-1 इंटू के। कोई दिक्कत यहाँ तक? सिंप्लीफिकेशन में दिक्कत तो नहीं हो रहा है? हेलो? No, sir. No, sir. नहीं, चलो ठीक है, देखते रहना, प्लस माइनस का ध्यान रखना। ये प्लस माइनस गड़बड़ करोगे तो फिर पूरा एक्सप्रेशन ही गड़बड़ हो जाएगा। प्लस माइनस का रोल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम लोग रिलेट करना चाहें टी हाफ को इनिशियल कंसेंट्रेशन से, तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये क्या आ गया, ए नॉट पे पावर n-1, ठीक है। इनिशियल कंसेंट्रेशन के पे पावर n-1 के वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब टी हाफ का जब रिलेट करेंगे हम लोग, या फिर हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हम लोग लिख सकते हैं ए नॉट पे पावर 1 - n, लिख सकते हैं ऐसा। दोनों करेक्ट है, यस और नो? Yes, sir. ऊपर ले गए तो साइन इन्वर्ट हो गया, बस और कुछ नहीं है। वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला रेशियो था, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला हो गया, ठीक है। अब ए नॉट यहाँ पे क्या है, ए नॉट होता है इनिशियल कंसेंट्रेशन रिएक्टेंट का। ए नॉट क्या है, इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो तुमको अगर टी हाफ का रिलेशन निकालना है इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से, तो उसका ऑर्डर का वैल्यू तुमको पता होना चाहिए, ठीक है। ऑर्डर अगर 0 होगा तो हम लोग देख चुके हैं टी इक्वल टू 0, मतलब 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ निकाले थे, तो वो क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन था, C0/2K होता है, याद है तुम लोग को रिलेशन 0 ऑर्डर के लिए? Yes, sir. C0/2K या फिर A0/2K था ना। तो वहां पे अगर हम लोग इनिशियल कंसेंट्रेशन से रिलेट करेंगे तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन हो गया। वही फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में क्या था, टी हाफ जो है वो कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा था क्या, इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ No, sir. रिएक्टेंट पे? नहीं। तो यहाँ भी देखो, अगर तुम n का वैल्यू 1 पुट करोगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, n का वैल्यू 1 पुट करोगे, तो 1 पुट करोगे तो 1 - 1 वो तो 0 हो जाएगा, और किसी भी a पे पावर अगर 0 पुट किए तो a पे पावर 0 क्या होगा, 1 हो जाएगा, यस और नो? इसमें देखो तुम a का वैल्यू, n का वैल्यू क्या पुट करोगे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए, n का वैल्यू 1 पुट करोगे, Yes, sir. तो n का वैल्यू अगर 1 पुट करोगे तो a नॉट पे पावर क्या हो गया, 0 हो गया ना, और किसी भी पे पावर 0 क्या हो जाएगा, वो तो 1 हो जाएगा। तो टी हाफ किसी कांस्टेंट k के इक्वल हो जाएगा या नहीं? Yes.
है ना। तो ये ऑलरेडी हम लोग देख चुके थे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में। टी हाफ क्या होता है, वो कांस्टेंट के बराबर ही होता है 0.693/k, ln2/k ही होता है ना रेट कांस्टेंट, n का वैल्यू अगर 1 रहता है तो। यस और नो। यस तो इससे हम लोग ये वाला nth ऑर्डर के लिए तुम लोग को टी हाफ निकलवा चुके हैं एक्सप्रेशन, तो उससे हम लोग रिलेट कर सकते हैं कि ऑर्डर जैसे जैसा ऑर्डर चेंज होते जाएगा टी हाफ का रिलेशन जो इनिशियल कंसंट्रेशन के साथ क्या होगा वो हम लोग यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सर, लेकिन जैसे हम अगर फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो एक्सप्रेशन डिराइव की टी हाफ का, तो उसमें n-1 तो 0 हो जाएगा n डिनोमिनेटर में माइनस तो। वन हाँ तो वो डिफाइंड नहीं हो रहा है ना उस पे, इसका मतलब वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, समझ रहे हो। यस सर। तो वो डिफाइंड नहीं हो रहा है, उस n=1 पे वो वाला एक्सप्रेशन फॉलो नहीं होगा। हमको पता है कि टी हाफ जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड ही नहीं करता है, तो इसीलिए तो उस इक्वेशन को वो फॉलो नहीं कर रहा है। उस n=1 पे वो डिफाइन नहीं होगा, समझ रहे हो बात। यस सर। वही रीजन होता है ना। जैसे मान लो एक क्वेश्चन दे रहे हैं तुम लोग को, टी हाफ से ही रिलेटेड है, फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन अंडर फॉलोइंग कंडीशंस। ठीक है, पहला है, देखो, व्हेन टी हाफ ऑफ द रिएक्शन is halved as the initial concentration of the reactant is doubled। ठीक है, फर्स्ट केस ये है। सेकंड है, when t half of the reaction is doubled as the initial concentration of reactant is doubled। ठीक है, और तीसरा है, when t half of the reaction remains unchanged as the initial concentration of the reactant is doubled। चलो तीनों में बताना है कि ऑर्डर क्या होगा, प्रेडिक्ट करना है तुमको टी हाफ के मतलब टी हाफ में जो चेंज आ रहा है इनिशियल कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग, उसके बेसिस पे तुमको प्रेडिक्ट करना है कि ऑर्डर क्या होगा। जो रिलेशन बताया है वही रिलेशन से तो आ जाएगा, सिंपल सा चीज है, जल्दी जल्दी करो, तो देख के ही बता सकते हो। फर्स्ट वाले केस में क्या होगा, कौन सा ऑर्डर होगा बताओ तो। हेलो, समझ रहे हो क्वेश्चन क्या बोला गया है। बोला गया है कि जब रिएक्टेंट के इनिशियल कंसंट्रेशन को हम डबल कर रहे हैं तो टी हाफ उसका हाफ हो जा रहा है, इसका मतलब वहां ऑर्डर क्या होगा, कौन सा ऑर्डर होगा। मतलब ये तो जस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला केस हो गया ना, एक को डबल कर रहे हैं दूसरा हाफ हो रहा है, तो बिल्कुल इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन इनिशियल कंसंट्रेशन के साथ कौन सा ऑर्डर में आता है। कौन से ऑर्डर में आता है, अभी तो तुम लोग को बताया यार, इतना टाइम। टी हाफ इज 1/c0 पे पावर n-1, यही है, यही रिलेशन था। सर सेकंड ऑर्डर। तो अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन कब आएगा, जब n का वैल्यू 2 पुट करोगे, तो देखो n का वैल्यू अगर 2 पुट करोगे तो टी हाफ क्या हो गया, ये जस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन हो गया C0 के। यस और नो। 2 - 1 तो ये यस C0 ही बचेगा,
तो अब सी नॉट को अगर तुम डबल कर रहे हो तो टी हाफ ऑब्वियसली यहाँ क्या होगा, हाफ होगा या नहीं। सी नॉट को अगर तुम दुगना करोगे तो टी हाफ आधा नहीं होगा। वही बोला गया यहाँ पे कि इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को डबल कर रहे हैं तो टी हाफ क्या हो जा रहा है, हमारा हाफ हो जा रहा है। तो ये किसके केस में होगा, जब एन का वैल्यू क्या हो, 2 हो। तो मतलब एन का वैल्यू 2 है तो वो कौन सा ऑर्डर होगा रिएक्शन का, एन का वैल्यू 2 है मतलब सेकंड ऑर्डर सेकंड रिएक्शन। ऑर्डर। तो पहले केस में तो एन इक्वल टू 2 है, सेकंड केस में बताओ। 0 ऑर्डर। 0 ऑर्डर। क्या बोला गया कि टी हाफ ऑफ द रिएक्शन डबल हो रहा है जैसे इनिशियल कंसंट्रेशन को डबल कर रहा है, मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन है। मतलब एक को अगर डबल कर रहे हैं तो टी इनिशियल कंसंट्रेशन मतलब सी नॉट अगर डबल हो रहा है तो टी हाफ भी डबल हो रहा है। तो ये तो सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल किस में है, जब टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी नॉट। ये तो एन इक्वल टू 0 होगा तभी तो पॉसिबल है ना ये एक्सप्रेशन, ये रिलेशन। बताओ। यस सर। तो सेकंड केस में एन का वैल्यू क्या होगा, 0, मतलब ये 0 ऑर्डर रिएक्शन है। थर्ड केस में बताओ। फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर। तो सिंपल देख के ही पता चल रहा है कि टी हाफ रिमेन्स अनचेंज्ड एज द इनिशियल कंसंट्रेशन इज डबल। मतलब जैसे जैसे रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन चेंज करोगे टी हाफ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये तो सिंपली फर्स्ट ऑर्डर हो गया, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर में ही ऐसा सीन होता है, टी हाफ कांस्टेंट रहता है। कोई दिक्कत? नो सर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जाता है टी हाफ का रिलेशन हम लोग इनिशियल कंसंट्रेशन के साथ कैसे रखते हैं। तो बस ये वाला एक्सप्रेशन ध्यान रखना, इससे हम लोग निकाल लेंगे। कोई भी ऑर्डर दिया रहेगा उसका हम लोग रिलेट कर लेंगे। समझ रहे हो बात? यस। यस सर। चलो देख लो, किसी को डाउट हो रहा है तो पूछ लो, इसमें कुछ है नहीं, बहुत सिंपल सा चीज है। कोई डाउट है? नो। नहीं। चलो, तो यहाँ तक हम लोग का ऑर्डर वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया, मतलब ऑर्डर कैसे निकालते हैं और इंटीग्रेटेड रेट लॉ वाला इक्वेशन हम लोग कंप्लीट कर लिए। ठीक है, सो मेनली 0 ऑर्डर देखे हम लोग, फर्स्ट ऑर्डर देखे, सेकंड ऑर्डर भी देखे, और फिर अगर मान लो सेकंड ऑर्डर के अलावा कोई और ऑर्डर भी दे दिया है तो उसके लिए हम लोग nth ऑर्डर का एक्सप्रेशन भी देख चुके हैं, है ना। मान लो थर्ड फोर्थ फिफ्थ किसी से भी रिलेट करके देगा तो बस n का वैल्यू वहां पे सब्सटीट्यूट कर दोगे। मान लो फोर्थ ऑर्डर दिया है तो n का वैल्यू 4 पुट कर दोगे, फिफ्थ ऑर्डर दिया है तो n का वैल्यू 5 पुट कर दोगे। समझ रहे हो बात? यस सर। चलो, अब तुम लोग को बताए थे कि ये ऑर्डर जो होता है ये एक्सपेरिमेंटल होता है। ऑर्डर हम लोग रिएक्शन देख के तो कभी बता नहीं सकते हैं कि पावर क्या आएगा। वो स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट के क्या लिखाया गया था रेट लॉ एक्सप्रेशन में कि मे और मे नॉट बी इक्वल टू स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। अगर वो स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट के इक्वल आ रहा है तो वो जस्ट बाय कोइंसिडेंस ही है, जरूरी नहीं है कि हर केस में वो बराबर आएगा। समझ रहे हो? तो वो ऑर्डर जो है वो हम लोग रिएक्शन देख के तो एक पता नहीं कर सकते हैं। वो कैसे पता होता है बताओ, ऑर्डर कैसे निकाला जाता है? एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है। तो अभी हम लोग वही देखेंगे कि कौन कौन से एक्सपेरिमेंटल तरीके होते हैं जिसको यूज करके हम लोग किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर प्रेडिक्ट करते हैं। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटल मेथड methods to predict the order of the reaction। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे मेथड्स हम लोग पढ़ेंगे और उनसे रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, आसान सा चीज है, इसमें कुछ वो नहीं है। ठीक है, क्वेश्चंस तुम लोग बना रहे हो बुकलेट से? यस सर। 0 ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर हो गया कंप्लीट? हाँ सर। सब मेंस वाला लोग? तक। यस बाकी सर तो बना रहे। आधा का तो रिप्लाई ही नहीं आता है। सब लोग बनाओ, ठीक है। ये सारा चैप्टर जितना भी हम लोग कर रहे हैं, ट्वेल्थ का जो भी फिजिकल में हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये सब बिना प्रैक्टिस किए नहीं बनेगा। हम बार बार बोल रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इसके क्वेश्चंस जो होते हैं ना, अगर प्रैक्टिस किया हुआ है तो एग्जाम में हर हाल में तुमसे बन जाएगा।
किसी टाइप का भी क्वेश्चन आएगा हर हाल में बना लोगे, स्कोरिंग होता है। लेकिन वही अगर प्रैक्टिस नहीं किए रहेगा तो कितना भी आसान क्वेश्चन हो वो डायरेक्ट एग्जाम में नहीं बनेगा, इसलिए बोल रहा है प्रैक्टिस करो, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे बिल्कुल आसान लगेगा, कुछ नहीं है, बस एक दो फॉर्मूला रहता है इसमें, ठीक है। सॉल्यूशन चैप्टर भी तुम लोग देखे ही होगे, आसान सा चीज था ना आसान। वही प्रैक्टिस Yes, sir. नहीं नहीं करोगे तो वही सॉल्यूशन का भी क्वेश्चन नहीं बनेगा फिर। केमिकल काइनेटिक्स इसमें भी अभी तक आसान ही लग रहा होगा, एक दो फॉर्मूला है, सब में जीरो ऑर्डर में एक फॉर्मूला है, फर्स्ट ऑर्डर में एक फॉर्मूला है, उसी के बेसिस पे तो हम लोग सारा चीज सॉल्व कर रहे हैं। ऐसा थोड़ी कि 8-10 फॉर्मूला है उस वो याद करना है, सब में एक एक फॉर्मूला ही तो है सबके, सारे ऑर्डर में जितना भी देख रहे हैं उसी के बेसिस पे अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस मिलेंगे, तो वो टाइप ही प्रैक्टिस करना है, अलग अलग टाइप का। वो प्रैक्टिस नहीं होगा तो फिर एग्जाम में अगर मान लो घुमा के कुछ भी कर दे, मतलब क्वेश्चन तो सिंपल ही रहेगा लेकिन लैंग्वेज चेंज करके देगा, तो अगर तुम उस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होगे तो एग्जाम में बनेगा, तुरंत बन जाएगा। वो नहीं किए होगे तो फिर वहां पे बहुत दिक्कत होगा, डायरेक्ट तो सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल है। और मान लो सॉल्व हो भी गया तो वो टाइम बहुत कंज्यूम कर लेगा तुम्हारा, 15 से 20 मिनट एक ही क्वेश्चन में चला जाएगा। तो इसलिए बोल रहे हैं वो उस सब से उन सब चीजों से अगर बचना है तो अभी से ही प्रैक्टिस करो। और ये सब के क्वेश्चंस ऐसे हैं कि हर साल एग्जाम में आता ही है, मतलब 3-4 क्वेश्चन तो मिलेगा ही इन सब से, तब 2 क्वेश्चन सॉल्यूशन से, एक केमिकल काइनेटिक्स से, तो स्कोरिंग है, अगर क्वेश्चन एग्जाम में आया तो बन जाएगा आराम से। तुम ये तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख सकते हो तुम लोग, अगर किसी को देखना है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखो, साफ साफ पता चल जाएगा किस टाइप के आ रहे हैं, आराम से बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आता है, देखे हो तुम लोग जेई मेंस का क्वेश्चन? yes, क्या कुछ डिफिकल्ट लगा क्या? सॉल्व किए एक दो क्वेश्चन एक भी? Yes, sir. yes sir, solve किया। सॉल्यूशंस का देखे थे सर, था वो बन बन जाए। तो वो बन जाएगा, वो अगर प्रैक्टिस करोगे, जैसा क्लास में करा रहे हैं वही सेम सिमिलर टाइप का क्वेश्चन तो आता है वहां पे, ऐसा थोड़ी कुछ अलग आता है। वही चीज अगर नहीं रहेगा प्रैक्टिस तो फिर नहीं बना पाओगे, समझो, इसीलिए बोलते हैं बनाते जाओ, जैसे जैसे जो जो टॉपिक चल रहा है साथ साथ ही बनाते जाओ, ठीक है, तो फिर आसान रहेगा। क्योंकि बाद में छोड़ोगे तो फिर तो टॉपिक आगे बढ़ते जाएगा तो फिर बाद में पीछे का तो कवर करना मुश्किल है, ठीक है। चलो एक्सपेरिमेंटल मेथड हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं टू प्रेडिक्ट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो सबसे पहला जो मेथड है एक्सपेरिमेंटल जो यूज करते हैं, ग्राफिकल मेथड यूज करते हैं हम लोग। ग्राफिकल मेथड, ग्राफ देके, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी बता चुके हैं तुम लोग को जीरो ऑर्डर में, फर्स्ट ऑर्डर में, कि ऑर्डर के बेसिस पे ग्राफ का नेचर चेंज होता है ना। किसी में मान लो अगर ये इस टाइप का दिया हुआ है तुमको, अगर तुमको ये ग्राफ बनाया गया है, बताना तो तुम लोग ये कौन से ऑर्डर का है। ये ग्राफ है टी हाफ वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। और ये ग्राफ जो है ये स्ट्रेट लाइन है ग्राफ, बता सकते हो इसका नेचर प्रेडिक्ट कर सकते हो? जीरो ऑर्डर। Zero order. जीरो ऑर्डर, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि ये टी हाफ जो है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन सी नॉट ऑफ रिएक्टेंट है, तो ये किस ऑर्डर में होता है? n=0 होगा तभी ये पॉसिबल है, तो ये जीरो ऑर्डर है। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन में तुमको क्या है, ऐसे 3-4 ग्राफ्स बना के देंगे, पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो तुमको वो एक्सप्रेशन पता रहना चाहिए, अगर एक्सप्रेशन पता है तो फिर डायरेक्टली तुम रिलेट कर सकते हो। जैसे मान लो तुमको एक और हम पूछते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है वाई एक्सिस में एलएन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, ठीक है, एलएन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और वर्सेस टाइम है, और ये ग्राफ कुछ इस तरह से आया है, स्ट्रेट लाइन है और ये डिक्रीजिंग स्लोप के साथ, नेगेटिव स्लोप के साथ। बता सकते हो कौन सा ऑर्डर है? कौन सा कौन सा ऑर्डर है बताओ जल्दी से। फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर, सिंपल सा चीज है। फर्स्ट ऑर्डर में तुम लोग को एक एक्सप्रेशन बताए थे, तुम लोग को याद है? KT = ln C0/CT, अगर याद होगा तो। यस ये एक्सप्रेशन निकाले थे हम लोग, KT = ln C0/CT। यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग KT = ln C0 - CT - ln CT।
यस और नो? यस सर। तो अब यहाँ देखो सिंपली वही चीज है, ln ct है और ये है ln c नॉट और माइनस kt, लिख सकते हैं ऐसा, ln ct इज इक्वल टू ln c नॉट माइनस kt, यस और नो? यस सर। अब यही ln ct यहाँ पे है क्या, यहाँ जो y एक्सिस में रिप्रेजेंट किया गया यही कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ही है तो है, और उसका ln लिया गया है, बताओ। और y x ये तो y एक्सिस हो गया हमारा, और x एक्सिस पे क्या लिया गया है, टाइम लिया गया है, ये जो टाइम है ये x एक्सिस वाला है। तो ये देखो तो y इक्वल टू mx प्लस c वाला ग्राफ है या नहीं है, y इक्वल टू mx प्लस c वाला फॉर्म है या नहीं? यस सर। और यस यहाँ पे अगर तुमसे सर। पूछा जाएगा स्लोप क्या है, नेगेटिव स्लोप है, स्लोप का माइनस वैल्यू के। स्लोप क्या हो गया, माइनस के इक्वल हो गया, नेगेटिव स्लोप है और के इक्वल हो गया उसका मैग्नीट्यूड। और अगर तुमसे y इंटरसेप्ट यहाँ पे पूछा गया तो y इंटरसेप्ट कितना है, ln c नॉट है, कोई दिक्कत? तो इसको हम लोग देख के बता सकते हैं, यहाँ पे ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है n इक्वल टू 1, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का ये ग्राफ है। तो ये ग्राफिकल मेथड भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मतलब 3-4 ग्राफ तुमको दे देगा, ग्राफिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। इसमें 3-4 ग्राफ दे देगा, तुमसे पूछागा विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स, किसी भी ऑर्डर के लिए वो पूछा जा सकता है, जनरली जीरो और फर्स्ट ऑर्डर के लिए मेनली पूछा जाएगा तुमसे, ठीक है। अब जैसे मान लो एक ये दिया हुआ है रेट वर्सेस, यहाँ पे y एक्सिस पे हम लोग रेट ले लिए और x एक्सिस पे हम लोग टाइम ले लिए, मतलब टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है रेट पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। कौन सा ऑर्डर है ये, बोलो कौन से ऑर्डर में ऐसा देखने को मिलेगा हमको, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कांस्टेंट है, बिल्कुल। कौन से ऑर्डर में होता है, रेट पे बिल्कुल कांस्टेंट होता है। सेकंड ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर में रेट कांस्टेंट होगा, सर फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर में रेट कांस्टेंट होगा, तुम लोग मतलब क्या है यार बेसिक, फर्स्ट ऑर्डर में कैसे कांस्टेंट होगा, रेट लॉ एक्सप्रेशन अगर तुम लोग को बताया गया है, फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है के इंटू, मान लो एक ही रिएक्टेंट है तो कंसंट्रेशन ए पे पावर तो 1 होगा, जैसे जैसे ए का कंसंट्रेशन चेंज होगा टाइम के साथ तो उस हिसाब से रेट भी तो चेंज होते जाएगा। रेट कांस्टेंट तो जीरो ऑर्डर में होगा ना यार, ए पे पावर अगर मान लो 0 हो गया तो अगर टाइम के साथ इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का चेंज भी हो रहा है तो इस पे तो पावर तो 0 हो जाएगा ना, तो उसका वैल्यू तो हमेशा 1 रहेगा, तो रेट का वैल्यू इस केस में हमेशा किसके इक्वल रहेगा, के इक्वल रहेगा, बताओ। यस तो इसमें क्या तुम लोग, ये तो फर्स्ट क्लास में जब जीरो ऑर्डर बता रहे थे वहां पे भी डिस्कस किए थे, टाइम के साथ साथ अगर तुम्हारा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंज भी हो रहा है तो रेट पे कोई फर्क पड़ेगा क्या, अगर वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो, यस और नो? नो। क्योंकि पावर तो वहां पे कंसंट्रेशन पे पावर 0 है तो उसका कोई भी कंसंट्रेशन चेंज भी हो रहा होगा, ठीक है, तो पावर 0 है तो अल्टीमेटली वो क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा ना, तो अल्टीमेटली रेट किसके बराबर होगा, रेट कांस्टेंट के ही तो इक्वल होगा हमेशा। तो ये किस ऑर्डर में पॉसिबल है, जीरो। बोलो? जीरो ऑर्डर में। तो इसमें तुम लोग ये सब कैसे नहीं बता पा रहे हो यार, ये सब तो डिस्कस किया हुआ है, तो n इक्वल टू यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो मतलब और ये रेट हमेशा किसके इक्वल होगा, रेट कांस्टेंट के इक्वल होगा, के इक्वल होगा ना। तो इस केस में ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन को डिनोट कर रहा है, समझ रहे हो ना बात, यस। कोई दिक्कत है? नो। ये पहला जो मेथड है जिसको यूज करके हम लोग ऑर्डर प्रेडिक्ट कर सकते हैं तो वो है ग्राफिकल मेथड, ठीक है। बहुत सारे ग्राफ्स तुमको क्वेश्चन में दिए रहेंगे और उसमें से तुमको आइडेंटिफाई करना है कि वो ग्राफ का नेचर देख के हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे कि वो कौन से ऑर्डर का रिएक्शन है, ठीक है। तो जनरली जीरो फर्स्ट ऑर्डर इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है।
अब उसका ग्राफ कुछ भी दे सकता है, टी हाफ का रिलेशन दे सकता है, रिएक्टेंट वर्सेस टाइम का रिलेशन दे सकता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम का दे सकता है, ठीक है। तो वो नेचर देख के हम लोग वो आइडेंटिफाई कर लेंगे। कोई दिक्कत? नो सर। चलो, ये फर्स्ट मेथड था हम लोग का, ग्राफिकल मेथड। कर लोगे ना ग्राफ के नेचर देख के आइडेंटिफाई? अब बोलो। Yes. चलो, अब नेक्स्ट मेथड पे हम लोग मूव कर रहे हैं, सेकंड मेथड। ये होता है इनिशियल रेट मेथड। सेकंड मेथड है इनिशियल रेट मेथड। अब इनिशियल रेट मेथड में एक्चुअली क्या है ना, तुमको डेटा बना के देगा, ठीक है। जैसे मान लो ये रिएक्शन है हमारा ए ए और प्लस बी बी, और ये कन्वर्ट हो रहा है मान लो प्रोडक्ट में, ठीक है। तुमको इस टाइप का डेटा बना हुआ है, जैसे मान लो इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन जब लिखोगे, कंसंट्रेशन ऑफ ए पे पावर मान लो कुछ एक्स है और बी पे पावर वाई है, ठीक है। ऑर्डर वेयर एक्स एंड वाई आर ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड बी, ठीक है। अब यहाँ पे तुमको 3-4 वैल्यूज दिए रहेंगे। फर्स्ट केस में इनिशियल रेट तुमको दिया रहेगा R1, ठीक है। ये के मान लो इनिशियल कंसंट्रेशन कुछ A1 है, इसका पावर x है, और इसका कुछ B1 है, इस पे पावर y है। ये इक्वेशन 1 हो गया हमारा। इसी तरह डेटा 2 दिया रहेगा तुमको, यहाँ से k तो बराबर ही रहेगा, k जब तक सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अब मान लो सेकंड कंसंट्रेशन उसका कुछ A2 दिया है, पावर x, यहाँ पे B2 है, पावर y है। ये इक्वेशन 2 हम लोग कर लिए। इसी तरह थर्ड वैल्यू यूज करके यहाँ पे कुछ A3 दिया हुआ है, इसका पावर x, यहाँ पे B3 दिया हुआ है, पावर y। तो इस तरह से तुम 2-3 इक्वेशन बनाओगे, और उस तीनों इक्वेशन को रिलेट करके 3-4 इक्वेशन जो भी बनेंगे, जितना भी वैल्यूज दिया रहेगा, उसको फिर हम लोग रेशियो लेके हम लोग फिर x और y का वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। तो इस तरह से इसको क्वेश्चन के थ्रू ही समझते हैं, ठीक है, उससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो एक टेबल बना के टेबुलर फॉर्म में तुमको वैल्यूज दिए रहेंगे, सबके कंसंट्रेशन के अलग अलग कंसंट्रेशन पे रेट का अलग अलग वैल्यू दिया रहेगा। उस वैल्यूज को यूज करके तुमको ऑर्डर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसको क्वेश्चन के थ्रू ही हम समझते हैं। सबसे पहले इसको लिख लो पहले, फिर एक क्वेश्चन कराते हैं, उससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। हो गया लिखा हुआ? Yes, sir. चलो, अब देखो क्वेश्चन, जैसे मान लो एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। कोई भी एक रिएक्शन दिया हुआ है, ए प्लस मान लो 5B और प्लस 6C, ठीक है। और ये हमको दे रहा है प्रोडक्ट 3L प्लस मान लेते हैं 4M, ठीक है। अब यहाँ पे हमको इसका एक्सपेरिमेंटल फॉर्म में या इस तरह से वैल्यूज दिया गया है। द इनिशियल रेट of the reaction is determined using the following values, ठीक है। वो वैल्यूज तुमको नीचे दिया रहेगा इस तरह से, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट नंबर या फिर सीरियल नंबर, ठीक है। यहाँ पे मान लो कंसंट्रेशन ए का दिया है, ठीक है, A0 इनिशियल कंसंट्रेशन लिया गया। यहाँ पे कंसंट्रेशन B0, कंसंट्रेशन क्योंकि यहाँ पे 3 रिएक्टेंट इन्वॉल्व है ना, तो तीनों का यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन और फिर यहाँ पे इनिशियल रेट दिया हुआ है। अलग अलग इनिशियल कंसंट्रेशन, और उस इनिशियल कंसंट्रेशन पे जो उसका रेट होगा इनिशियल, वो दिया हुआ है। जैसे फर्स्ट वाला वैल्यू है, यहाँ पे कंसंट्रेशन 0.02, और ये जो है ना कंसंट्रेशन है मोलैरिटी में, कैपिटल M, ठीक है, ध्यान रखना। तो फर्स्ट वाला वैल्यू है 0.02 ए का, बी का 0.02, सी का भी 0.02, और इस समय जो रेट है ये है 2.08 इंटू 10⁻⁻3। इसी तरह सेकंड जो वैल्यू दिया गया है ये 0.01, इसका 0.02 ही है, ये 0.02 है, और यहाँ पे जो रेट है इसका 1.04 इंटू 10⁻⁻3। थर्ड जो वैल्यू है ये 0.02, 0.04
0.02। यहाँ पे देखो ये है 4.16 इंटू 10⁻³ और फोर्थ जो वैल्यू है ये है 0.02, 0.02, 0.04 और यहाँ पे है 8.32 इंटू 10। ये कोई सर्टन सेट ऑफ वैल्यूज हमको दिए गए हैं, ठीक है। हमको फाइंड आउट करना है यहाँ से, कैलकुलेट फर्स्ट पार्ट ऑर्डर ऑफ ऑर्डर with respect to A, B एंड C। इन तीनों के रेस्पेक्ट में हमको ऑर्डर निकालना है। दूसरा, कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट K ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद रेट कांस्टेंट K निकालना है हमको रिएक्शन का। और थर्ड पार्ट है कैलकुलेट द इनिशियल रेट of the reaction when the concentration of all the reactants is 0.01 molar। चलो ये फाइंड आउट करो तो, समझ रहे हो। ये इस तरह से दिया रहेगा, ये सारे वैल्यूज लिख के तुमको क्या आएंगे, 3-4 इक्वेशंस बनेंगे या नहीं, बोलो। इसका Yes, जब रेट ला एक्सप्रेशन तुम लिखोगे तो रेट ला एक्सप्रेशन क्या आएगा, रेट इज इक्वल टू, हम लोग क्या लिख सकते हैं, रेट इज इक्वल टू के इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ ए पे पावर मान लो कुछ ए आ गया, कैपिटल ए, ठीक है। कंसेंट्रेशन ऑफ बी पे पावर कैपिटल बी, सॉरी स्मॉल बी, कंसेंट्रेशन ऑफ सी पे पावर स्मॉल सी। ये ए बी और सी ऑर्डर है विथ रेस्पेक्ट टू ए बी एंड सी, समझ रहे हो बात। तो ये सारे वैल्यूज में तुमको सब्स्टिट्यूट करके वो स्मॉल ए बी और सी का वैल्यू निकालना है, कर लोगे। yes sir, बना रहे। सिंपल सा है ना, 3-4 वैल्यूज, 3-4 इक्वेशन आएंगे, उसके बाद तुमको वो सबका वैल्यूज निकालना है। चलो फाइंड आउट करो तो, देखो एक बार ट्राई करो बन रहा है या नहीं। ठीक है, लिखो और ट्राई करो। दिख रहा है ना सबको, क्वेश्चन दिख रहा है या नहीं। Yes sir। चलो ठीक है, बनाओ जल्दी।
बना रहे हो? यस सर। कितना टाइम लगा रहे हो यार? कुछ आया ए बी और सी का वैल्यू? सर 112। 112। चलो ठीक है। स्मॉल ए का वैल्यू आ गया 1, बी का वैल्यू आया 1 और सी का वैल्यू आया 2। यही आया ना फर्स्ट वाला सबका? सबका बना या नहीं? किससे किससे नहीं बनाया? कितने लोगों से? चलो एक शॉर्टकट तरीका भी तुम लोग को बताएंगे। पहले तो पहला तरीका तो वही है, तुम लोग रेशियो मतलब सारा वैल्यूज पुट करोगे, उसके बाद रेशियो लेके करोगे, तो इससे ही आएगा। सेकंड वाला रेट कांस्टेंट कितना आ रहा है? 1.3 into 10 power 4। 1.3। के का वैल्यू निकालना है आप, इंटू 10⁴। चलो ठीक है। और थर्ड वाला भी कर ही लोगे, इनिशियल रेट पूछा गया है, तो रेट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? के का वैल्यू तुम्हारे पास है ही। अब कंसंट्रेशन ऑफ ए पे पावर 1 ऑर्डर निकाल ही चुके हैं, बी पे पावर 1 और सी पे पावर 2, यही है ना? अब सबका कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन क्या बोला गया है? 0.01 है। मतलब 0.01 मतलब 10⁻⁻²। तो के का वैल्यू यहाँ पे पुट करो 1.3 इंटू 10⁴, और यहाँ 10⁻⁻² और इस पे पावर 1। बी का भी 10⁻⁻² इस पे पावर 1, और सी का भी 10⁻⁻² और इस पे पावर 2। कर लोगे इसको सॉल्व? यस क्या सर। दिक्कत है? यस। यहाँ पे -2 और ये -4, तो 4 2 6 2 8 हो गया ना यहाँ, और 8 और यहाँ पे +4 है, -8 +4, 1.3 इंटू क्या आ जाएगा? 10⁻⁻4। यही हो जाएगा ना थर्ड वाले का? बोलो। यस ये तो इनिशियल रेट हो गया। चलो अब देखो इसका, ये तो आ गया तीनों पार्ट। इसका शॉर्टकट देखो, इसको हम लोग कैसे विजुअलाइज करते हैं। यहाँ पे सॉल्व करने का जरूरत नहीं, वैल्यूज देख के तुम लोग कर सकते हो। जैसे मान लो यहाँ पे 3 रिएक्टेंट है हमारे पास, ए बी और सी, तो तुमको वैसे 2 सेट ऑफ वैल्यूज तुमको देखने होंगे, जहां पे तुमको ए का, मान लो हमको ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर निकालना है। पहले ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर निकालते हैं, फिर बी के रेस्पेक्ट में, फिर सी। तो ए के रेस्पेक्ट का ऑर्डर अगर हमको निकालना है ना, तो हमको वैसे 2 वैल्यू सेलेक्ट करने पड़ेंगे जहां पे बी और सी कांस्टेंट है। ठीक है, तो देखो वहां पे सिर्फ और सिर्फ ए चेंज होना चाहिए। तो कौन कौन से 2 सेट ऑफ, ये 4 सेट ऑफ वैल्यूज दिए गए हैं। मान लो ए के रेस्पेक्ट में हमको फाइंड आउट करना है, तो कौन सा 2 सेट ऑफ वैल्यूज यूज करेंगे हम लोग? बताओ। फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट और सेकंड। देखो इस दोनों में क्या हो रहा है, फर्स्ट और सेकंड का अगर वैल्यू देखोगे, यहाँ पे बी और सी इन दोनों में कांस्टेंट है, बी और सी चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ ए चेंज हो रहा है। अब देखो बी और सी अगर कांस्टेंट है, ए का कंसंट्रेशन यहाँ पे हाफ हुआ है, ए का कंसंट्रेशन हाफ हुआ है, और रेट पे तुम यहाँ फर्क देखो, रेट भी क्या हो गया? हाफ हो गया। यस। मतलब बी और सी को अगर हम लोग कांस्टेंट रखते हैं, और सिर्फ ए का कंसंट्रेशन अगर हम लोग हाफ कर दिए, तो रेट भी हाफ हो गया। मतलब ए पे रेट क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब ए का कंसंट्रेशन अगर आधा हो रहा है, तो रेट भी आधा हो जा रहा है। तो मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग, डायरेक्ट रिलेशन है या नहीं? और वो यस। डायरेक्ट रिलेशन किस केस में आता है? जब ऑर्डर क्या हो? 1। ऑर्डर जब 1 होगा, एन का वैल्यू 1 होगा, तभी तो वो डायरेक्ट रिलेशन आएगा। यस समझ सर। में आया? तो इसलिए ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या आ गया हमारा? 1 आ गया। ठीक है, तो यहाँ ये डायरेक्टली ऐसे विजुअलाइज करने का है।
ए का वैल्यू 1 आ गया। अब चलो हम बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर निकाल रहे हैं। तो बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर निकालने के लिए हमको वैसे दो सेट ऑफ वैल्यूज चेक करना है जहां पे सिर्फ बी चेंज हो रहा हो, ए और सी के कंसेंट्रेशन कांस्टेंट है। कौन सा वैल्यूज देखेंगे हम लोग? फर्स्ट और थर्ड। फर्स्ट और थर्ड। फर्स्ट और थर्ड में अगर तुम देखो तो फर्स्ट और थर्ड में देखोगे ए का कंसेंट्रेशन कांस्टेंट, सी का कंसेंट्रेशन कांस्टेंट, बी का कंसेंट्रेशन डबल हो रहा है। तो यहाँ देखो बी का कंसेंट्रेशन अगर डबल हो रहा है तो रेट भी क्या हो जा रहा है? दुगना हो रहा है। फर्स्ट और थर्ड का रेट देखो, पहले वाले में 2.08 था 10⁻⁻3, दूसरे वाले में 4.1। मतलब बी का कंसेंट्रेशन अगर हम लोग दुगना कर रहे हैं तो रेट भी 2 टाइम्स हो जा रहा है, रेट भी डबल हो रहा है। तो इसका मतलब बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या होगा? वो भी तो 1 होगा, वन। यस। क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है। एक अगर डबल हो रहा है रेट भी डबल हो रहा है, तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब बी के रेस्पेक्ट में भी ऑर्डर क्या आ गया? ये 1 आ गया। अब सी के रेस्पेक्ट में निकालना है तो हमको वो दो वैल्यूज देखना होगा जहां 1 पे और ए 4। और 1 और 4। 1 और 4 में देखो ए और बी ये दोनों कांस्टेंट है और सी डबल हो रहा है। तो सी अगर डबल हो रहा है तो रेट में क्या चेंज आ रहा है? 1 और 4 में 4 times। 4 टाइम्स हो रहा है। मतलब सी को अगर हम लोग दुगना कर रहे हैं तो उसका रेट जो है 4 गुना हो जा रहा है। इसका मतलब सी के ऊपर पावर क्या होगा? 2। 2 होगा, क्योंकि अगर हम लोग कंसंट्रेशन 2 टाइम्स ही कर रहे हैं लेकिन रेट 4 गुना बढ़ जा रहा है, इसका मतलब पावर दुगना होगा, तभी तो वो 2 पे पावर 2 4 हो जा रहा है। समझ रहे हो बात? यस और नो? यस सर। यस सर। तो इसलिए सी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या हो गया? 2 हो गया। जिसको इसमें दिक्कत हो रहा है कैसे विजुअलाइज कर रहे हैं हम लोग, ये बहुत ही आसान तरीका है। ठीक है, तुमको वैल्यूज ऐसे दिए रहेंगे या तुमको देखना है कि किसमें अगर 3 रिएक्टेंट है तो 2 रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन कांस्टेंट होना चाहिए, तीसरा चेंज होना चाहिए। ठीक है, अगर 2 रहेगा तो 2 में तो और सिंपल है। ठीक है, तो ये तरीका है, ये आसान तरीका है डायरेक्ट हम लोग निकालने का। अगर जिसको इसमें दिक्कत हो रहा है, नहीं कर पा रहे हो, तो उसको तो फिर रेशियो लेके ही करना होगा फिर। समझ रहे हो ना? ये शॉर्टकट तरीका है। हम लोग वैल्यूज को विजुअलाइज करके हम लोग उसका ऑर्डर डायरेक्टली निकाल लेते हैं। अब एक बार अगर ऑर्डर आ गया उसके बाद कोई एक वैल्यूज ले लो, वो ऑर्डर वैल्यूज पुट करो, वहां पे रेट दिया हुआ है तुमको, रेट कांस्टेंट का वैल्यू वहां से निकल जाएगा। किसी वैल्यू से तुम रेट कांस्टेंट निकाल सकते हो, सबसे बराबर ही आएगा, है ना? इन चारों में से कोई वैल्यूज यूज करके तुम के का वैल्यू निकाल सकते हो, सब में इक्वल आएगा। उसके बाद थर्ड पार्ट तो हो ही जाएगा। तो इसी को बोलते हैं हम लोग इनिशियल रेट मेथड। तुम लोग को अगर समझ आया तो बताओ, कोई दिक्कत है तो बोलो। ये भी क्वेश्चंस इसके और कराते हैं हम, एक दो क्वेश्चंस और देते हैं, पहले देख लो इसमें कोई डाउट है? यस और नो? नो। नो। बन जाएगा इस टाइप के क्वेश्चंस? सर सी का फिर से बताइए ना। सी का क्या बताएं? सी के सर लिए वो हमको 2 का निकालना है तो 1 और 4 के वैल्यूज को ऑब्जर्व करो तुम। 1 और 4 के वैल्यूज को ऑब्जर्व करके देख लो। सी का कंसेंट्रेशन अगर हम लोग 2 टाइम्स कर रहे हैं तो रेट 4 गुना हो जा रहा है ना? यस सर। तो ये क्या होगा? कौन सा ऑर्डर होगा? पावर कितना होना चाहिए जो अगर कंसेंट्रेशन 2 टाइम्स कर रहे हैं रेट 4 गुना हो जाए, तो पावर क्या होना चाहिए? 2। 2 होना चाहिए। तो इसीलिए सी के रिस्पेक्ट में 2 है। अगर मान लो सी का यस। कंसेंट्रेशन दुगना कर रहे हैं हम लोग, सी का कंसेंट्रेशन अगर 2 टाइम्स है, दुगना कर रहे हैं और रेट मान लो 8 गुना हो गया, तो फिर पावर क्या होना चाहिए? 4। 4 होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो 3 होगा। 2 का क्यूब करेंगे तभी तो 8 होगा ना? यस सर। तो वहां पे ऑर्डर क्या हो जाएगा? उस केस में ऑर्डर 3 हो जाएगा ना? समझ में आया बात? यस। चलो ठीक है। अब देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा है इसी इसी टाइप का, उसमें तुमको डायरेक्ट वैल्यूज को देख के ही बताना है रेट लॉ क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन है ए प्लस बी, ये सी है। इसके लिए तुमको 4 सेट ऑफ वैल्यूज दिए गए हैं, ये एक्सपेरिमेंट नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट, कंसंट्रेशन ऑफ बी नॉट, और इधर इनिशियल रेट। ठीक है,
पहला वैल्यू A नॉट का कंसंट्रेशन 0.012, B नॉट है 0.035, इनिशियल रेट है 0.10. सेकेंड वैल्यूज 0.024, 0.070, 0.80. थर्ड वैल्यू 0.024, 0.035, 0.10. फोर्थ वैल्यू ये है 1.012, 0.070, 0.80. ठीक है. अब बताना है कि ये चार ऑप्शंस दिए गए नीचे, रेट ला एक्सप्रेशन का कौन सा करेक्ट है. R is equal to K into B cube. सेकंड R is equal to सर 1. Yes, sir. 1. A का पावर 2 होगा सर. बन गया. सर ऑप्शन 1. ऑप्शन 1 मतलब रेट इज इक्वल टू K into B cube. यस. वही बोल, A के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा. A के कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा होगा या नहीं? नो सर. No, नहीं. सबका ये आ रहा है ऑप्शन 1. मिली होस्ट शिफ्ट करो जल्दी. यस सर वही आ रहा. एक मिनट को देख लेते हैं. स्क्रीन दिख रहा है ना? यस सर. यस चलो अब देखो यहाँ पे ये 0.012 था. अब यहाँ पे देखो हम जैसे कौन सा वैल्यू लेते हैं, 1 और 3 देखते हैं. ठीक है. और 1 और 3 और 1 और 4 देखते हैं. क्योंकि हमको B के रेस्पेक्ट में अगर ऑर्डर निकालना है तो A कांस्टेंट होना चाहिए. A कांस्टेंट किस में है?
2 और 3 में भी a कांस्टेंट है और 1 और 4 में भी कांस्टेंट है। ठीक है, तो कोई भी हम वैल्यूज लेके देख सकते हैं। जैसे 1 और 4 लेते हैं, तो 1 और 4 में अगर a कांस्टेंट है, b का कंसेंट्रेशन क्या हो रहा है? 2 टाइम्स हो रहा है, b दुगना कर रहे हैं ना हम लोग। बोलो। यस सर। तो रेट कितना टाइम्स हो जा रहा है? देखो 1 और 4 में देखो रेट 8 गुना हो जा रहा है, मतलब b को डबल कर रहे हैं, रेट उसका 8 टाइम्स हो रहा है। पावर क्या होगा b के रेस्पेक्ट में? 3 होगा। मतलब रेट लॉ अगर हम लोग लिखना चाहे k इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ a पे पावर x और b पे पावर y, तो b को डबल कर रहे हैं तो रेट जो हो जा रहा है, a कांस्टेंट है, b को डबल कर रहे हैं तो रेट 8 टाइम्स हो जा रहा है। मतलब y का वैल्यू क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए, तो y तो 3 हो गया। अब हमको x का वैल्यू निकालना है। x के लिए तुम्हारा क्या कांस्टेंट होना चाहिए? b कांस्टेंट होना चाहिए। b किस में कांस्टेंट है? 2 1 और और 4 3। में भी, 2 और 4 में भी कांस्टेंट है, 1 और 3 में भी है। 1 और 3 देख लो। 1 और 3 में देखो b कांस्टेंट है, a डबल कर रहे हैं, रेट पे कोई फर्क पड़ रहा है क्या? नो सर। a डबल कर रहे हैं, रेट पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। b कांस्टेंट है, मतलब a का कंसेंट्रेशन अगर चेंज भी हो रहा है तो रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मतलब a के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ये किस केस में पॉसिबल होगा? जब x का वैल्यू 0 होगा तभी तो पॉसिबल है। यस यस सर। सर नो? यस सर। तुम 2 और 4 के वैल्यूज को भी लेके देख सकते हो। 2 और 4 में देखो b का कंसेंट्रेशन सेम है, a का कंसेंट्रेशन हाफ हो गया, तो रेट पे फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। पड़ा क्या? नो सर। Yes, a sir. का कंसेंट्रेशन आधा भी कर दिया फिर भी रेट पे कोई चेंज नहीं हुआ, मतलब a के रेस्पेक्ट में ऑर्डर 0 है, x का वैल्यू 0 हो गया। जैसे हम बोल रहे थे 2 और 3 में b के रेस्पेक्ट में देख सकते हो। देखो यहाँ पे a अगर कांस्टेंट है, b का यहाँ पे 2 और 3 में अगर देख रहे हैं, b के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग देख रहे हैं कंसेंट्रेशन क्या हो रहा है? हाफ हो रहा है। 2 और 3 में अगर देख रहे हैं b का कंसेंट्रेशन क्या हो गया? आधा। यस और Yes. नो? तो b का कंसेंट्रेशन अगर आधा हुआ तो रेट देखो तो कितने टाइम्स हो गया? 1/8 टाइम्स हो जा रहा है ना। b का कंसेंट्रेशन अगर हम लोग हाफ किए हैं, हाफ ऑफ b, तो इस पे रेट जो हो जा रहा है ना, ये क्या हो जा रहा है? 1/8 टाइम्स हो जा रहा है। 1/8 ही हो गया ना। यस Yes. सर। तो ये कब होगा? जब इस पे पावर क्या होगा? 3 होगा, Three. तभी तो ऐसा। तो 2 और 3 में भी हम लोग देख सकते हैं कि b के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या आ रहा है? 3 ही आ रहा है। तो इसका मतलब y का वैल्यू 3 हो गया, x का वैल्यू 0 हो गया। तो इसमें देख लो कौन सा रेट ला एक्सप्रेशन वैलिड है इन चारों में से? फर्स्ट। फर्स्ट। तो ये हो गया आंसर हमारा। कोई दिक्कत? इस टाइप के क्वेश्चंस कर लोगे? यस सर। तो इसी को बोलते हैं हम लोग इनिशियल रेट मेथड। इस टाइप के क्वेश्चंस देखना, बुकलेट में दिया हुआ है, बहुत सारा क्वेश्चंस तुमको मिलेगा। ठीक है, तो इसमें इसी तरह से विजुअलाइज करके करने का कोशिश करना। ठीक है, शॉर्टकट है थोड़ा सा, और तुमको वैसे वैल्यूज दिए रहेंगे जहाँ पे कुछ ना कुछ कॉमन तुमको मिल जाएगा। ठीक है, और जहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है उसमें तो फिर लास्ट ऑप्शन हमको करना होगा, रेशियो पुट करके करना होगा। लेकिन जनरली क्वेश्चन में तुमको ऐसा दिया रहेगा कि कुछ ना कुछ कांस्टेंट रहेगा और बाकी फिर तुम रिलेट कर सको उसको, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस तुम लोग इनिशियल रेट मेथड वाले अब क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। और भी हम लोग तरीका सीखेंगे रेट निकालने का। आज हम लोग 2 मेथड सीखे, एक ग्राफिकल मेथड और दूसरा इनिशियल रेट मेथड। ठीक है, फिर आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में और भी बहुत सारा तरीका है, हाफ लाइफ मेथड है, प्रेशर चेंज मेथड है, वो सारा हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं आगे। बाकी तुम लोग क्वेश्चंस बनाते रहो, इनिशियल रेट के क्वेश्चंस कर सकते हो अब आसानी से। प्रीवियस ईयर में भी देखना इसके क्वेश्चंस आए हुए हैं, बहुत सारा जेईई मेंस में आया हुआ है इसका क्वेश्चन सब। ठीक है, वो सब आसानी से बन जाएगा तुम लोगों से, एक बार ट्राई करना। बाकी नहीं बना तो फिर अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, यस सर। Yes, sir. चलो चलो फिर तो Thank you, बनाओ sir. फिर क्वेश्चन, आगे अगले क्लास में करते हैं आगे। ठीक है, एंड कर रहे हैं। थैंक यू सर। चलो, थैंक यू।